हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फॉरफिटिंग के बारे में कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, इससे रिलेटेड कई बार शॉर्ट नोट आ चुके हैं। ठीक है, तो फॉरफिटिंग होता क्या है? फॉरफिटिंग इज द परचेज ऑफ अ सीरीज ऑफ नोट, यूजुअली बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिस नोट और अदर फ्रीली इंस्ट्रूमेंट ऑन अ नॉन रिकॉर्स बेसिस। नॉन रिकॉर्स बेसिस का मतलब क्या होता है? देयर इज अ रिस्क टू द एक्सपोर्टर, there is no risk to the exporter if importer will not pay। तो फॉरवर्डिंग होता क्या है? एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसके थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, सपोज को दो पर्सन है, एक है एक्सपोर्टर और एक है इंपोर्टर। एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया का है और इंपोर्टर जो है वो यूएसए का है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर ने क्या किया? इंपोर्टर को जो है वो सामान एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्टर तो क्या करेगा? गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा इंपोर्टर को, और बदले में उन गुड्स के बदले में जो हमारा इंपोर्टर है जो यूएसए में, वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। लेकिन इंपोर्टर ने टाइमली अभी पेमेंट नहीं की। जिस समय इंपोर्टर को गुड्स मिले उसी समय उसने पेमेंट नहीं की। इंपोर्टर ने कहा भाई मेरे को 3 महीने का जो है वो टाइम चाहिए, या फिर जितने भी टाइम पीरियड के लिए उसने क्रेडिट पे सामान लिया। ठीक है, तो एक्सपोर्टर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसा दे दोगे? तो एक्सपोर्टर ने क्या किया? एक बिल बनाया। एक्सपोर्टर ने क्या किया? एक बिल बनाया। बिल ऑफ एक्सचेंज बोलो या प्रोमिसरी नोट बोलो, कि एक तरीके का बिल है, एक तरीके का प्रॉमिस है कि जो हमारा इंपोर्टर है उस बिल को क्या करेगा? साइन करेगा, उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। किस तरीके से? कि वो ये कहेगा कि हाँ, जो भी मैंने आपसे गुड्स या सर्विसेज लिए हैं, इतने टाइम बाद मैं आपको क्या कर दूंगा? इस गुड्स या सर्विसेज की पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गया। अब एक्सपोर्टर के पास क्या आ गया? वो बिल आ गया साइन किया हुआ। उस बिल को साइन किसने किया या स्टैम्प किसने लगाई? इंपोर्टर या इंपोर्टर के बैंक ने। ठीक है, कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतना अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। या तो इंपोर्टर साइन करेगा या इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बिहाफ पे साइन करेगा। अब जो हमारा एक्सपोर्टर है वो क्या करता है? अपने बैंक के पास जाता है। अपने बैंक के पास जाके उसने क्या किया? वो बिल अपने बैंक में दे दिया, यानी कि गारंटर के उस पर क्या करा लिए? साइन की। जो भी हमारा फॉरफीचर है, फॉरफिटर कौन होता है? इसमें एक थर्ड पार्टी आती है। फॉरफिटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा फॉरफिटिंग का कंसेप्ट होता है उसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक तो हो गया एक्सपोर्टर इंपोर्टर और एक हो गया हमारा फॉरफिटर। तो ये फॉरफिटर क्या होता है? जो एक्सपोर्टर है उस बिल को फॉरफिटर को दे देता है, उसके बदले में क्या ले लेगा? पेमेंट ले लेगा। तो फॉरफिटर क्या करता है? सपोज करो एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को 1,000 करोड़ का सामान सेल आउट किया, 1,000 करोड़ का सामान बेच दिया इंपोर्टर को। अब एक्सपोर्टर जो है वो 3 महीने का वेट करे। इससे अच्छा है कि वो फॉरफिटर के पास जाके वो बिल दे दे, उसके बदले में पैसा ले ले। लेकिन फॉरफिटर ऐसा क्यों करेगा? वो फॉरफिटर इंतज़ार क्यों करेगा? क्योंकि जो 1,000 करोड़ रुपए मिलने थे एक्सपोर्टर को, वो एक्सपोर्टर को फॉरफिटर 1,000 करोड़ ना देके कुछ पैसा काट लेता है। सपोज करो 9,000, सपोज करो 900। ठीक है, 900 रुपीज़ जो है वो 1,000 करोड़ थे। ठीक है, 900 करोड़ जो है वो फॉर फ्यूचर हमारा क्या करेगा? एक्सपोर्टर को दे देगा, और जो 100 करोड़ बचा वो खुद रख लेगा। ठीक है, उसका बेनिफिट हो गया कि अगर मान लो फ्यूचर में जो हमारा अब फॉरफिटर है, अब वो फॉरफिटर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके हमारे इंपोर्टर के पास जाएगा 3 महीने बाद और पैसा ले लेगा, वो बिल दिखा देगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ एक्सपोर्टर को? एक्सपोर्टर को इतना लंबा जो है वो वेट नहीं करना पड़ गया। जो एक्सपोर्टर है उसको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ा और उसको उसका पैसा मिल गया, काट पीट के ही मिला हो, लेकिन उसका पैसा जो है वो मिल गया। अब वो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उतना तो उसको ब्याज ही मिल जाएगा 900 करोड़ पे। इतना वेट करने की उसको जरूरत नहीं है। साथ ही साथ क्या हुआ? उसका रिस्क भी खत्म होगा कि क्या पता फ्यूचर में इंपोर्टर पे करे या ना करे। तो उसने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को फॉरफिटर को दे दिया। फॉरफिटर क्या करेगा? उसमें से कुछ अमाउंट, जो कुछ पैसा है वो काट के फिर एक्सपोर्टर को देगा। अब जो रिस्क है वो किसके पास चला गया? फॉरफिटर के पास चला गया रिस्क, और जो हमारा एक्सपोर्टर है वो रिस्क फ्री हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा एग्जांपल से। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसका एक्चुअली में होता क्या है। फॉरफिटर इज द परचेज ऑफ अ सीरीज ऑफ नोट। फॉरफिटर वो पर्सन है जिसने क्या किया? उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, उस प्रोमिसरी नोट को क्या कर लिया? परचेज कर लिया। एक तरीके से एक्सपोर्टर से परचेज ही कर लिया, बदले में उसको पेमेंट कर दी एक्सपोर्टर को, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले लिया। क्यों लिया? बेनिफिट के लिए। क्यों लिया? बेनिफिट के लिए। मान लो अगर 100 करोड़ का सामान है, मान लो अगर 100 करोड़ का सामान एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को बेचा, तो 100 करोड़ के लिए उसको 3 महीने इंतजार करना पड़ता है। एक्सपोर्टर ने वो 90 करोड़ में फॉरफिटर को दिया,
और फॉरफिटर ने वो क्यों लिया, क्योंकि उसको 10 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसको 10 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है। फॉरफिटर ने एक्सपोर्टर को तो 90 करोड़ दिए, लेकिन वो इम्पोर्टर से कितने लेगा, 100 करोड़ लेगा। लेकिन एक्सपोर्टर ने ऐसा क्यों किया, क्या इसमें एक्सपोर्टर का लॉस था, नहीं है। एक्सपोर्टर ने अपने रिस्क को बचा लिया कि मान लो फ्यूचर में अगर इम्पोर्टर पेमेंट करे ना करे क्या फायदा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, फॉरफिटर ने एक नोट्स को, एक बिल ऑफ एक्सचेंज को, प्रोमिसरी नोट को खरीद लिया, परचेज कर लिया, किससे, एक्सपोर्टर से। और अदर फ्रीली इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या है ट्रांसफरेबल हो, नेगोशिएबल हो, वो परचेज कर लिया ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस यानी कि ऐसा करने से एक्सपोर्टर को रिस्क नहीं होगा, एक्सपोर्टर जो है वो किसी भी तरीके के रिस्क से बच गया। किस तरीके का रिस्क, मान लो अगर इम्पोर्टर फ्यूचर में पेमेंट नहीं करता है तो उससे अब एक्सपोर्टर को रिस्क नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्टर को तो अपनी पेमेंट मिल चुकी है। द फॉरफीचर डिडक्टेड इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। फॉरफीचर क्या करता है, जो भी अमाउंट थी उसमें से क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट यानी कि डिस्काउंट काट के पैसे देगा एक्सपोर्टर को एट एन एग्रीड रेट फॉर द फुल क्रेडिट पीरियड कवर बाय द नोट। यानी कि जितना भी क्रेडिट पीरियड है उस क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंग, क्रेडिट पीरियड यानी कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा था 3 महीने का टाइम लिया था इम्पोर्टर ने पेमेंट करने के लिए। तो ये होता है हमारा क्रेडिट पीरियड कि कितने पीरियड के लिए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, एक रेट को एग्री किया जाएगा एक्सपोर्टर और फॉरफीचर के बीच में, एक डिस्काउंट रेट को, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाएगा, एग्री किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा द डेट इंस्ट्रूमेंट आर ड्रॉन बाय द एक्सपोर्टर। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, प्रोमिसरी नोट है, ये क्या है, एक ये कौन बनाता है, ये इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्टर ने बनाया। किसने बनाया, एक्सपोर्टर ने ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसने, इम्पोर्टर ने एक्सेप्ट किया। उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इम्पोर्टर ने एक्सेप्ट किया एंड विल बियर बाय एन गारंटर बैंक। मान लो एक्सपोर्टर ने तो बिल बनाया, इम्पोर्टर ने उस बिल को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं फ्यूचर में पेमेंट करूँगा, और जो हमारा गारंटी बैंक है, गारंटर बैंक है या फॉरफीचर है, तो फॉरफीचर या गारंटी बैंक कौन हो सकता है, यहाँ पे एक्सपोर्टर का बैंक भी हो सकता है और इम्पोर्टर का बैंक भी हो सकता है। तो गारंटी बैंक कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट दे देता हूँ, एक्सपोर्टर को कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट दे देता हूँ, आगे मैं इम्पोर्टर से खुद निपट लूँगा, उससे पैसा मैं खुद लूँगा, ठीक है। अब द एक्सचेंज फॉर द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर बाय द फॉरफीचर, यानी कि फॉरफीचर ने क्या किया, एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी, बदले में फॉरफीचर को क्या मिला, वो इंस्ट्रूमेंट मिला, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। द फॉरफीटर देन टेक्स the forfeiture then take over responsibility for claiming the debt from the importer। कि अब जो क्लेम करेगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में, कौन क्लेम करेगा, हमारा फॉरफिटर क्लेम करेगा इम्पोर्टर से कि पैसा मुझे दे दो। फॉरफिटर इधर होल्ड द नोट अंटिल मैच्योरिटी, यानी कि जो भी फॉरफिटर है उसने एक तरीके से क्या किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया। यानी कि मान लो हमने 100 करोड़ का, एक्सपोर्टर ने इम्पोर्टर को सामान बेचा, 90 करोड़ उसने फॉरफीचर से ले लिए, डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट करा के 90 करोड़ ले लिए। अब यहाँ पे क्या किया, एक तरीके से फॉरफीचर ने 90 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर दिए, और एक तरीके से उसको पता है कि अगर मैं आज 90 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 3 महीने बाद हो सकता है मुझे 100 करोड़ मिल जाए। तो एक तरीके की क्या की, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। उसके बाद आता है द फॉरफीचर इधर होल्ड द नोट अंटिल मैच्योरिटी। फॉरफीचर या तो उस 3 महीने तक क्या करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, उस नोट्स को क्या करेगा, अपने पास रखेगा मैच्योरिटी तक, या फिर वो क्या कर देगा उसको, और सेल देम अनदर फॉरफीचर, किसी और को बेच देगा, अगेन ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस क्या है, जब फॉरफीटर क्या करता है, किसी और फॉरफीचर को वो डॉक्यूमेंट बेच देगा, तो जो पहला वाला फॉरफीचर है उसका रिस्क खत्म हो जाएगा। रिस्क क्या है कि इम्पोर्टर पे करे ना करे। सपोज करो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि फॉरफिटर ने एक्सपोर्टर को 90 करोड़ दे दिए। अब ये फॉरफिटर अपना रिस्क बचने के लिए किसी और फॉरफिटर को वो क्या करता है, 95 करोड़ में दे देता है, ठीक है। 5 करोड़ यहाँ से क्या किया, फॉरफिचर ने कमा लिए, और साथ ही साथ उसने अपना रिस्क भी किसी और फॉरफिचर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था हमारा फॉरफीचर का कंसेप्ट। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।